नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। घुसपैठियों पर गाज, योगी ही इलाज। जी हां, देश के सबसे निर्भीक शो जवाब तो चाहिए में आज करेंगे इसकी बात। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में एक ऐसी कार्रवाई शुरू हुई है जिसे अगर सीधे शब्दों में कहें तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब घुसपैठियों पर सब्र नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक वाला मोड चुन लिया है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए जिन्होंने सालों से प्रदेश की डेमोग्राफी से लेकर कानून व्यवस्था तक को धीरे धीरे खोखला किया, उनके खिलाफ आज सरकार ने सबसे बड़ी और निर्णायक लड़ाई का बिगुल बजा दिया है। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सीएम योगी ने जनता यानी कि प्रदेशवासियों के नाम एक खुला पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि घुसपैठियों की पहचान करने और पकड़ने में लोक प्रशासन का सहयोग करें। सीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश की सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी है। सीएम ने कहा है कि सतर्क रहें, किसी को भी घर अथवा अपने व्यवसाय में काम देने से पहले उनका सत्यापन जरूर करा लीजिए। यानी साफ है, सुदर्शन न्यूज की वर्षों पुरानी मांग जनता एनआरसी सीएम के इस खुले पत्र में दिखाई दे रही है। जिस खतरे के बारे में हम बार बार कई वर्षों से चेता रहे हैं, वही खतरा आज इतना बड़ा हो चुका है कि सरकार को जनता से सीधे अपील करनी पड़ रही है। सोचिए, जब एक मुख्यमंत्री को खुला पत्र लिखकर कहना पड़े कि पहचान कीजिए, सतर्क रहिए, तो समझ जाइए कि मामला कितना गंभीर है। ये सिर्फ पहचान का मामला नहीं है, इस पहलू की भी बात बहुत आवश्यक है। आज देखिए, ये आतंक के नेक्सस समाज में हमारे आपके बीच में घुले मिले ये स्लीपर सेल्स और जनसंख्या असंतुलन का मामला बन चुका है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं है, ये हमारे अस्तित्व से जुड़ा सवाल है। और इस कार्रवाई से कौन कौन बेचैन है उन्हें भी बेनकाब करना बहुत आवश्यक है। कौन कौन बौखला रहा है ये बताना भी बहुत आवश्यक है। कौन कौन घुसपैठियों के मानवाधिकार का रोना रो रहा है उन्हें चिन्हित करना भी बहुत आवश्यक है। यह भी आज जवाब तो चाहिए का एक बड़ा पहलू रहने वाला है। लेकिन सवालों पर आएंगे। आज जो सवाल हम उठाने जा रहे हैं वो बेहद गंभीर हैं। यूपी में जीरो टॉलरेंस का असली मॉडल अब शुरू हो चुका है क्या? यूपी में अब जनता एनआरसी का रास्ता खुल गया है क्या? सीएम को जनता के नाम खुला पत्र क्यों लिखना पड़ा, ये समझाएंगे आपको आज। जो इस सवाल भी पूछेंगे आज बीजेपी के प्रवक्ता से। कौन सा दल घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानता है, इन तमाम सवालों को आधार बनाएंगे और हम पूछेंगे, हम टटोलेंगे, हम टकराएंगे। लेकिन हम सीएम की अपील और घुसपैठियों के विषय पर चर्चा शुरू करें उससे पहले सीएम ने अपने इस खुले पत्र में योगी की पाती जिसका नाम दिया गया उसमें क्या लिखा है वो एक बार देख लीजिए। कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए क्या लिखा है मुख्यमंत्री ने। मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है। घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जा सकती। इससे स्पष्ट है कि घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं है। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन, सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। सभी नगरीय निकायों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान कर उनकी सूची तैयार करने के लिए कह दिया गया है, निर्देश दे दिए गए हैं। सार्वजनिक संसाधनों पर अनधिकृत बोझ की सफाई भी आवश्यक है। योजनाओं के माध्यम से वंचितों को मिलने वाले लाभ को बांटने नहीं दिया जा सकता। इसी उद्देश्य से दस्तावेज सत्यापन का विशेष अभियान चल रहा है और घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें डिटेंशन केंद्रों में भेजा जा रहा है ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। इसके लिए प्रत्येक मंडल में डिटेंशन केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए। मैं प्रदेश की जागरूक जनता से अपील करता हूं कि सतर्क रहें। घरेलू अथवा व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पूर्व उसकी पहचान अवश्य कर लीजिए। प्रदेश की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कह दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह खुला पत्र देख लिया। अपील जो उन्होंने प्रदेशवासियों से की है, यूपी में रहने वाले लोगों से की है, उसके इतर
दोनों उप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं घुसपैठियों पर, वो भी आपको दिखा देते, उसके बाद में कौन कौन से पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे हम चर्चा करेंगे इस विषय पर। देखिए क्या कहा। नहीं, उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर घुसपैठियों को खोजा जा रहा है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और भाजपा के द्वारा भी, तो उनको दर्द क्यों हो रहा है? उनसे क्या रिश्तेदारी है वो सार्वजनिक करें। क्यों घुसपैठियों को मतदाता सूची में और यहाँ बसाने का काम अपनी सरकार के समय किए? क्यों आतंकवादियों का मुकदमा उन्होंने अपनी सरकार के समय वापस लेने का काम किया? इसका जवाब तो अखिलेश यादव जी को देना। भरे जा रहे हैं जो अनैतिक रूप से, अवैध रूप से घुसपैठिए के रूप में लोग रह रहे हैं, उनको नाम भी डिलीट कराएंगे, उनको डिटेंशन सेंटर भी भेजेंगे और जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती वो भी। ये समाजवादी पार्टी बिहार में आरजेडी की हार से डरी हुई है और उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के शासनकाल को, जंगल राज को अभी भी लोग नहीं भूले हैं। समाजवादी पार्टी की प्रदेश में दाल गलने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी बुरी तरह से 27 में पराजय का सामना करेगी। तो बिना किसी देरी के हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि पूरा मामला है क्या। घुसपैठियों पर गाज जो है उत्तर प्रदेश में गिराई जा रही है और इन सब के बीच में जो प्रशासनिक एक्शन धरातल पर दिखाई दे रहा है उसके इतर मुख्यमंत्री खुद इसमें पर्सनली इन्वॉल्व हैं और लगातार जो है उनकी प्रतिक्रियाएं भी इस पूरे मामले में सामने आ रही है, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए। और साथ साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक खुला पत्र भी लिखा है प्रदेशवासियों के लिए और स्पष्ट रूप से कहा है सभी से कि सामूहिक जिम्मेदारी है प्रदेश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा हम सभी की, इसलिए आपकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है। किसी को भी अपने घर में काम देने से पहले, अपने दुकान में, अपने व्यवसाय में काम देने से पहले उनका सत्यापन जरूर करा लीजिए, कहीं वो घुसपैठिया रोहिंग्या तो नहीं। शायद यही कहना चाह रहे थे मुख्यमंत्री। पैनल में कौन कौन से लोग हैं मैं बता देता हूं आपको। अवधेश पांडे जी हैं, अवधेश पांडे बादल, प्रवक्ता बीजेपी के, स्वागत है आपका अवधेश जी। अभिषेक वाजपेयी जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अभिषेक जी आपका भी स्वागत है। सुब्रत त्रिपाठी जी हैं, पूर्व डीजीपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। सुरेंद्र स्वामी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, स्वामी जी आपका भी बहुत स्वागत है, समय देने के लिए आपका भी आभार। चर्चा की शुरुआत में अवधेश पांडे जी आपके माध्यम से करना चाहूंगा। अवधेश जी, बड़े पैमाने पर सरकार एक्शन में, विशेष तौर पर घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को चिन्हित करने के लिए, और मुख्यमंत्री खुद इसमें इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आज जनता से खुला पत्र भी लिखा है और अपील की है कि सभी का सामूहिक योगदान बहुत जरूरी है इसमें। लेकिन सबके बीच में विपक्ष लगातार हमलावर है। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा हो रहा है, जमीन पर कुछ बदलने वाला नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज ये, वो बिहार का हवाला देते हैं, कहते हैं कि बिहार में कितने घुसपैठिए मिले उसको बता दो, उसके बाद में यहां पर कार्रवाई करो। ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो रहा है। अवधेश जी। देखिए आशीष जी, राष्ट्रीय सुरक्षा से और नागरिक अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है। कोई भी घुसपैठिया, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, उसको उत्तर प्रदेश के संसाधनों के उपयोग का कोई अधिकार नहीं है। और जब उत्तर प्रदेश किसी बीमारी का इलाज करता है तो ठीक से करता है, चाहे वो माफियाओं का मुद्दा हो, चाहे वो घुसपैठियों का मुद्दा हो और चाहे अन्य मुद्दे हो। जहां तक कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का सवाल है, तो इनके घुसपैठियों से, बांग्लादेशियों से कौन से रिश्ते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये उनको स्पष्ट रूप से घोषित करना पड़ेगा। इसलिए बिहार के चुनाव में जिस प्रकार से आरजेडी और अब पश्चिम बंगाल के एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी जो टीएमसी की हैं, और पूरे देश में कांग्रेस जो लगातार घुसपैठियों के स्लीपर सेल के रूप में काम कर रही है, तो जनता इन्हें बेनकाब कर चुकी है। इसीलिए चुनाव दर चुनाव इनको शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आप बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपसे समझेंगे क्या यूपी में जनता एनआरसी शुरू हो गया है, क्या ये मान लिया जाए, क्योंकि जनता से ये अपील की है मुख्यमंत्री ने, ये भी हम आपसे समझेंगे। आप प्लीज बने रहिएगा। जो बाकी पैनलिस्ट हमारे साथ, उनकी प्रतिक्रिया हम एक बार ले लेते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन है वो कनेक्ट है, अभिषेक जी। अभिषेक जी, जनता से अपील की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वो कह रहे हैं सतर्क रहिए, सावधान रहिए, पहचान कीजिए तब काम दीजिए। ये घुसपैठिया रोहिंग्या हो सकते हैं, सभी के सामूहिक सहयोग की बहुत आवश्यकता है इन घुसपैठियों रोहिंग्याओं को पकड़ने के लिए। जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, विशेष तौर पर इन घुसपैठियों को लेकर, रोहिंग्या को लेकर। किस प्रकार से समाजवादी पार्टी देख रही इस पूरे एक्शन को जो उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है? अभिषेक जी। धन्यवाद आशीष जी। जी, क्योंकि आपने जब बात कही, इस आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक में एक चीज आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी ने ये अपील की है, तो मतलब वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं देश का इंटेलिजेंस फेल्योर रहा है। जो भी देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अपने आप में नाकाम साबित हुई हैं, तभी इतनी बड़ी घटना
सामने नजर आ रही है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी और बाकी लोग देश में आ गए हैं। और सबसे बड़ी चीज कि आप देखिए कि पिछले 10 सालों से और ये अब आगे का टाइम पीरियड बढ़ चुका है देश में, यशस्वी प्रधानमंत्री कहे जाने वाले आदरणीय मोदी जी की सरकार है। उसके बावजूद आप ये देखिए कि और साथ में उत्तर प्रदेश में योगी जी की दूसरे टर्म की सरकार चल रही है, आप ये देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डबल इंजन की सरकार होते हुए कि इतनी बड़ी घटना सामने आ रही है। साथ ही साथ अब देखिए कि इन्होंने कहा कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इन लोगों के पहचान पत्र भी इसका मतलब बने हुए हैं, जैसा कि अभी हमारे अवधेश भाई ने इस बात को कहा। और बाकी आपके जो बाइट्स में जो आपने दिखाया इन चीजों को, तो ये आखिर बने कैसे? भाई सरकार इनकी है, फेल्योर किसका कहलाएगा? उसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस बात को मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार, भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सरकार की नाकामयाब है, सत्ता चला नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से आज ये इस तरीके से दिन देखने पड़ रहे हैं हमें। नहीं तो जनता सत्यापन का जो मॉडल शुरू किया है मुख्यमंत्री जी ने, इस पर 2 शब्द आप कहना चाहें तो प्लीज, उसके बाद में बाकी जो आशीष जी, हाँ आशीष जी, हाँ। ये बहुत पुरानी चीजें हैं कि कोई भी व्यक्ति, जब आप इतने सम्मानित व्यक्ति हैं, अपने चैनल पे जब आप गए होंगे एंकरिंग करने के लिए, तो आपके यहाँ पे भी सत्यापन हुआ होगा, आपके चैनल ने बाकायदा मैं पुलिस उसकी बात नहीं कर वेरिफिकेशन रहा, कराया मैं होगा। अभिषेक जी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बिल्कुल आप अपनी जगह सही हैं। मैं इसी चीज को बोल रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति, नहीं सर, मुख्यमंत्री सुन स्तर तो पर लीजिए, क्या मैं इससे उसी चीज में पहले आगे बढ़ रहा हूँ, उसी चीज में कह रहा हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति, सुन तो लीजिए, मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। मैं भी अगर अपने घर में किसी नौकर को रखता हूं तो बहुत पुराना प्रावधान है कि उसका सत्यापन कराया जाता है। इसमें कोई नई चीज उन्होंने नहीं कही है, वो हमेशा से एक जमाने से चलता चला आ रहा है। तो पुलिस वेरिफिकेशन तो कंपलसरी, इसमें नई बात उन्होंने क्या कह दी है? ठीक है, ओके। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी कनेक्ट हैं, सुरेंद्र स्वामी जी। सुरेंद्र स्वामी जी, घुसपैठियों का मुद्दा अचानक नहीं उठा, ये सालों से राजनीतिक पार्टियों के लिए एक चुनावी कैलकुलेशन का हिस्सा रहे हैं। लेकिन मौजूदा परिदृश्य में जो एक्शन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, विशेष तौर पर घुसपैठिया रोहिंग्या को चिन्हित करते हुए उनको पकड़ने की जो कार्रवाई चल रही है, उसको लेकर तमाम बातें हो रही हैं। कार्रवाई पर भी जो है सवाल उठाए जा रहे हैं, कई मानवाधिकार के ठेकेदार भी सामने आ रहे हैं। इस एक्शन को किस प्रकार से देखें और कुछ दलों की बेचैनी को किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं बतौर एक राजनीतिक विश्लेषक? पहली बात तो ये है कि भारत ने यूनाइटेड नेशन का जो इंटरनेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट है, हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो हम किसी भी इंटरनेशनल लॉ से बंधे हुए नहीं हैं कि जो भी घुसपैठिए हमारे यहाँ आएंगे हमें उन्हें रखना होगा। पहली बात तो क्लियर होना चाहिए। तो ये उन लोगों को जवाब है जो सीजेआई को चिट्ठी लिखते हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, कि इस देश में घुसपैठियों को रखने का कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय किसी भी कानून को भारत ने स्वीकार नहीं किया है, उस समझौते पर दस्तखत नहीं किया है। तो ये बात तो यहीं खत्म हो जाती है कि भाई अब जिसके पेट में दर्द होगा तो होगा। दूसरी बात ये उठती है कि घुसपैठियों का मुद्दा बहुत पुराना है और ये भी सच है कि कोई भी सरकार इसको एक फोकस रूप में इस पे काम नहीं कर पाई। जैसे नक्सल का है ना, कितने सालों से यहाँ नक्सलवाद चलता रहा, अब पिछले 1 साल से एक फोकस्ड अटेंशन है, एक डेडलाइन दी गई है कि भाई यहाँ तक हम नक्सलवाद को खत्म करेंगे, जड़ से उखाड़ देंगे। तो इसीलिए ये वेलकम है कि योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है वो अब उत्तर प्रदेश में एक फोकस्ड कार्रवाई के तहत इन घुसपैठियों को इस देश से निकाल रही है। घुसपैठिए जो इस देश में हैं वो हमारी लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी समस्या खड़ी करते हैं, रोजगार की भी समस्या खड़ी करते हैं, सामाजिक संतुलन भी खराब करते हैं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी चेंज करते हैं। तो चूंकि ये सिटीजन नहीं है तो इनको ये सब चेंज करने का राइट नहीं है, और जब इनको राइट नहीं है तो इनको निकाला जाना चाहिए। तीसरी बात आती है जनता की। देखिए, हम कानून ये है कि किसी को भी आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे एंगेज करते हैं तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराना होता है, लेकिन आप किसी को डेली वेजेस पे रखते हैं 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, तो वाजपेयी जी जानते हैं कि इस तरह के कोई कानून इस देश में नहीं है कि आप किसी को डेली वेज पे रखेंगे तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराएंगे।
अब प्रश्न ये उठता है कि योगी जी को क्यों कहना पड़ा जनता से वो सतर्क है, क्योंकि लोगों को सस्ता एम्प्लॉय लेबर मिल जाती है, काम करने वाले लोग मिल जाते हैं, वो सोचते हैं कौन जांच कराए, कौन ध्यान दे, फिर एक नाम बदल के भी लोग चले आते हैं। हमने तो ऐसे ऐसे अनेक लोगों को देखा है जो मुसलमान हैं महिलाएं और मांग में सिंदूर भर के आ जाती हैं नौकरी करने, हम तो बांग्लादेश की हैं, हम तो बंगाली हैं, भाषा तो उनकी वही है। तो इसलिए आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको इस देश में रहने का हक नहीं है, अगर आपकी सतर्कता नहीं होने से अगर वो आपके घर में उसको आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो एक तरह से आप उसको वहां रहने सहयोग के तो लिए सर एक बात तो है स्वामी जी, सहयोग बहुत जरूरी है, इसलिए शायद सीएम ने कहा है कि आप लोगों से सहयोग अपेक्षित है, क्योंकि ये हमारे आपके बीच में घुल मिल जाते हैं ये स्लीपर सेल्स। आशीष जी, एक आखिरी बात मैं कहना चाह रहा था कि मोदी सरकार की गलती है, योगी सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी फेल है। प्रश्न ये है कि क्या विपक्ष ये स्वीकार कर रहा है कि भाई इनको निकाला जाना चाहिए, इतनी सी बात है। ये कह दे कि हाँ जी आप निकालिए घुसपैठियों को, बात खत्म। किसकी गलती थी, किसकी गलती से ये यहाँ आ गए, ये तो एक मुद्दा अलग है। अभी प्रश्न ये है आज का कि भाई ये एक मुहिम छेड़ी है, क्या ये इस मुहिम में सरकार के साथ हैं, क्या ये सरकार का सहयोग करेंगे कि इन घुसपैठियों को निकाला जाए, उस पर नहीं बात बोलेंगे। इसकी गलती उसकी गलती, अब गलतियां हम निकालने बैठेंगे तो मैं अभी आपको बता दूंगा कि कैसे आ गए घुसपैठिए। लॉन्चिंग पैड है बंगाल, लॉन्चिंग पैड है बिहार, वहां इनकी सरकारें वहां बनाती थी इनके सबके राशन कार्ड। हम उसी पर आएंगे, मैं उसी पर आ रहा था। मैं अवधेश जी से बात करूं उससे पहले मैं अभिषेक जी की तरफ बढ़ूंगा। अभिषेक जी, घूम फिर के बात वहीं आ जाती है, रोहिंग्या बांग्लादेशियों की आज बात हो रही है, मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं सर, लेकिन सवाल यही जस के तस है कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों को शेल्टर किसने दिया? कौन सा राजनीतिक तंत्र है जो उन्हें बचाता रहा जब वो यहां पर बस रहे थे तब? अभिषेक जी। आशीष जी अभी आदरणीय सुरेंद्र जी ने बड़ी अच्छी बात कही। जब डेली वेजेस की बात कही तो डेली वेजेस के भी कई सारी जगह पे कई कंपनियों में डेली वेजेस के लिए भी कैटेगरी दी गई है, वो अच्छे से जानते हैं। 100 दिन का भी उसमें प्रावधान दिया गया है, 90 दिन का भी प्रावधान डेली वेजेस के लिए दिया गया, अलग अलग कैटेगरी पे दिया हो गया है। एक बात। दूसरी चीज, अगर आप इसी को प्रारूप में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नगर निगम में सबसे अधिक रोहिंग्या जो पाए गए हैं, जो अभी कुछ दिन पहले ही पेपर में निकला हुआ था, और जिसपे मेयर साहिबा ने आपत्ति भी जताई थी कि आखिर उनके आधार कार्ड से लेकर के वोटर आईडी कार्ड कैसे बन गए। जैसा कि अभी हमारे आदरणीय सुरेंद्र जी ने इस बात को कहा कि बंगाल या बाकी बिहार या अलग अलग जगह पे लॉन्चिंग पैड है, तो अगर वो लॉन्चिंग पैड है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उनके आधार कार्ड वगैरह कैसे बन गए, इसके बारे में भी हमें जानकारी करनी पड़ेगी, इसके बारे में भी हमें समझना पड़ेगा। मैं आपको दूसरा प्रश्न जो आपका दूसरी बात आपने कही कि मेन मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आता है उसको देश के अंदर नहीं लाना चाहिए। एक बात, जो देश का वासी है, जो देश का है, सिर्फ वही देश में रहना चाहिए, ये हम सब मानते हैं, इस बात को हम आगे भी बढ़ाते हैं। एक दूसरी बात। तीसरी बात, आपको याद होगा आदरणीय सुरेंद्र जी की कुछ टाइम पहले अभी बहुत जोर शोर से चला था, हमारे गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा था, कई सारे लोगों को, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कई सारे लोगों को पाकिस्तान और बांग्लादेश और कई जगह से लेकर के भारत में बसाने की बात कर रहे थे। तो आखिर वो लोग कौन सी कैटेगरी में डाले जाएंगे, ये भी हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि वो स्थायी निवासी तो भारत के हैं नहीं, वो तो किसी दूसरे कंट्री के हैं, तो उनको क्या यहाँ पे आप कौन सी चीजों को देना पड़ेंगे? उनकी नागरिकता अगर आप दे रहे हैं तो बाहर के लोगों को आप बसाने की बात किस आधार पे करते हैं? तीसरी बात, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, और ये मेरी अपनी सोच है कि भारत का या उत्तर प्रदेश का कहीं का भी कोई भी व्यक्ति हो तो उस व्यक्ति को भारत में रहने की स्वतंत्रता है, लेकिन कोई दूसरी कंट्री से आता है तो उसको रहने की स्वतंत्रता नहीं है। हाँ, नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। स्वामी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे अभिषेक जी की बात पर, चूंकि वो बोल रहे थे इसलिए मैंने आपको इंटरप्ट किया उस समय। जी हाँ स्वामी जी, मैं यही बता रहा था कि वो लॉन्चिंग पैड का सिस्टम समझें। आप बंगाल में आए, आपका राशन कार्ड बना, आधार कार्ड बना,
फिर क्या किया कि आपको वहां से शिफ्ट कर दिया यूपी में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, दूसरी जगह। थोड़े दिन वो लोग मदरसे में रहते हैं, मस्जिद में रहते हैं, फिर धीरे धीरे बाजार में घूमते घूमते लोगों को चेहरे दिखने लगते हैं, फिर वो वहां पे काम करना शुरू करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं कि बंगाल या बिहार के राशन कार्ड और उस आधार कार्ड के उस पर वो उसमें ट्रांसफर करते हैं। भाई आपके पास आधार कार्ड है, आप बंगाल गए, आप पता चेंज कर लेते हैं, तो फिर वो यूपी का पता लेकर के सामने आ जाते हैं कि अब हम यूपी के निवासी हो गए। तो ये पूरे का पूरा एक सिस्टम चलता है। दूसरी बात इसमें यह है कि जो देश का कानून बना है वाजपेयी जी, कि जो भी बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो हमारे मुख्य रूप से हिंदू ही शरणार्थी हैं, हालांकि उसमें सभी के लिए लिखा गया है सिख, बौद्ध वगैरह, तो उनको इस देश में रहने का हक है। ये हमारा लियाकत अली एक एग्रीमेंट था, आपको जानकारी होगी। उस एग्रीमेंट के तहत ये तय हुआ था कि अगर किसी भी समय पाकिस्तान या दूसरी जगह इन लोगों को तकलीफ हुई तो उनको वापस भारत ठीक है। स्वामी जी आप बने रहेगा हमारे साथ पूर्व डीजीपी कनेक्ट हैं द्विवेदी जी, उनसे बातचीत अभी नहीं हो पाई है, सर से हम बात करेंगे स्वागत करते हुए सर का। सर आपकी नज़र में, चूंकि आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर तरीके से बता सकते हैं और ये रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए कितना बड़ा खतरा हम सबके लिए वो भी आप बता सकते हैं। मैं समझना चाहूँगा ये घुसपैठियों का नेटवर्क इतना बड़ा कैसे और कब हो गया कि मुख्यमंत्री को लोगों से अपील करनी पड़ रही है कि आप लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है, ऐसे लोगों को काम पर रखने से पहले उनका सत्यापन जरूर कराइए। द्विवेदी जी देखिए, ये इतना बड़ा नेटवर्क घुसपैठियों का एक दिन, 2 दिन, 4 दिन या महीने 2 महीने में नहीं हुआ है जी। सच्चाई यह है कि यह विगत कई वर्षों, 15-20 वर्षों या और इससे अधिक समय से ये धीरे धीरे घुसपैठ होता रहा है, जिसका परिणाम यह है कि आज यह बड़े व्यापक स्तर पर इनकी संख्या हो गई है। अगर अभी इसको चेक नहीं किया गया, इस पर अंकुश नहीं लगाया गया, इसको नियंत्रित करने या बेहतर करने की कोशिश नहीं की गई, तो नामुमकिन नहीं अगले 5-7 साल या 10 साल में पूरे भारत की स्थिति केवल इनके कारण बहुत ही खराब हो जाएगी। तो एक तो ये पिछले कई वर्षों 20-25 सालों से धीरे धीरे करके इनकी संख्या बढ़ी है। अब प्रयास हो रहा है देश में इस विषय को लेकर के जागरूकता आई है लोगों के मन में। लोग समझ रहे हैं कि जैसे जैसे अवैध लोगों की संख्या, घुसपैठियों की संख्या भारत में बढ़ती जाएगी, भारत देश के संसाधन सीमित हैं, लेकिन जो भी सीमित संसाधन है उनका प्रयोग देश के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए होना चाहिए। सरकार भी यही चाहती है, लेकिन उन संसाधनों का प्रयोग इन अवैध रूप से भारत में आए घुसपैठियों पर नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं चाहता है। अगर कुछ लोग चाहते हैं तो शुद्ध राजनैतिक स्वार्थ बस या ऐसे ही कुछ कारणों बस ही वो चाहते हैं कि घुसपैठिए यहाँ रहे। इसमें मानव अधिकार की भी कोई बात नहीं, मानव अधिकार की भी कोई बात नहीं। दुनिया में किसी सर आप बने रहिएगा। बाकी जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनकी भी बात आप सुनिए, देखिए उनके पॉइंट ऑफ व्यूज क्या हैं। सर बीजेपी के प्रवक्ता हैं अवधेश पांडे जी हमारे साथ हैं। अवधेश जी आशीष जी मैं माफी चाहूंगा। हाँ जी, मैं सिर्फ एक कहना, अगर आपका कोई प्रश्न है तो मेरे से ले लें, क्योंकि मेरी 7:30 बजे से दूसरी डिबेट है, तो आप मेरे से एक प्रश्न आप कोई कर सकते हैं। ठीक है पहले मैं आपसे ही समझ लेता हूँ। सर आज जो बात हम कर रहे हैं घुसपैठियों की, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की, क्या ये कोई विषय नहीं था? क्या इस विषय को जबरन उठाया जा रहा है क्या? क्योंकि इससे पहले 2-3-4 साल पहले भी अगर मैं जाऊं तो इस प्रकार की चर्चा नहीं होती थी कहीं। आज हर प्रकार से हर तरफ चीज की बात हो रही है कि ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। देश की कानून व्यवस्था की बात हो, सुरक्षा की बात हो, या किसी भी टर्म में इसको हम देखें तो ये वाकई में चिंता की बात है। आशीष जी मैं पूर्णतया सहमत हूँ। ये आज की बात नहीं है कि जैसा कि अभी हमारे आदरणीय द्विवेदी जी ने इस बात को कहा, मैं पूर्णतया सहमत हूँ। और कहीं ना कहीं ये विगत बहुत टाइम से ये चीजें चली आ रही हैं और पूर्व की सरकारों ने भी इस पे कोई खास फोकस नहीं किया। आपको एक आंकड़ा याद दिला दूं कि, और याद भी होगा सभी को, सभी आदरणीयों को याद भी होगा
कि जिस समय मनमोहन जी की सरकार होती थी उस टाइम पे 5 साल में तकरीबन 11,000 के आसपास घुसपैठिए ढूंढ करके बाहर किए गए थे देश से। और आपको ये भी याद होगा कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो तकरीबन 5,000 घुसपैठिए ढूंढ करके सिर्फ बाहर किए गए, और पिछले 1 साल में तकरीबन 43 लोग। तब इतना हल्ला क्यों नहीं होता था सर जो अब हो रहा है तमाम राज्यों में? पश्चिम बंगाल में मैं देख रहा हूं, यूपी में आशीष जी बात इसको समझनी पड़ेगी ना कि ज्यादा तत्परता से काम किसने किया, ज्यादा तत्परता से काम किसने किया, पहले की सरकार ने किया कि अब की सरकार ने किया, और जोर जोर से डंका किसने पीटा, ये हम सभी जानते हैं। तो आंकड़ों पे भी हमको गौर करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हाथी के दांत हैं और दिखाने के कुछ और होंगे और खाने के कुछ और होंगे, क्योंकि वोट बैंक है और किसको ज्यादा फायदा हुआ इन 10 सालों में ये सभी जानते हैं। बीजेपी वाले तो ये कहते हैं कि सपा का वोट बैंक है, बंगाल में टीएमसी का वोट बैंक है, इसलिए इनको बेचैनी होती है। एनीवेज अवधेश जी जो कहा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, उस पर आप जवाब दीजिएगा। साथ साथ में छोटा सा सवाल भी मैं ऐड कर देता हूं। अवधेश जी, क्या आप ये मानते हैं कि ये डेमोग्राफी बदलाव की जो पूरी प्लानिंग है उत्तर प्रदेश के हवाले से, क्या यहां वही पैटर्न अपनाया गया या अपनाया जा रहा है जो बंगाल, असम या बिहार में अपनाया गया? देखिए, इस देश में आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, मतांतरण हो, घुसपैठ हो, ये देश की बड़ी समस्याएं थी जी। 2014 के बाद एक एक समस्या पर फोकस करके इन समस्याओं से निजात दिलाने का काम प्रारंभ हुआ। अब आतंकवाद के विरुद्ध कड़ा प्रहार हो रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, एयर स्ट्राइक हो रही है, जबकि इसके पहले आतंकवादियों को प्रधानमंत्री कार्यालय में रेड कारपेट पर बुलाया जाता था और उनको सुख सुविधा दी जाती थी। अब एक ऐसी सरकार है जो दूसरे देश में घुसकर मारती है, तो आतंकवाद पर अब देश का नजरिया बदला है। इसी तरह से नक्सलवाद की जो समस्या थी उस पर केंद्रित प्रहार हुआ है और अब वो 2-4 जिलों में सीमित होकर के रह गई है, वो समस्या भी लगभग निर्मूल हो रही है। इसी तरह से घुसपैठ पर सरकार का फोकस है। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में टीएमसी के द्वारा और केंद्र में 2000 के पहले की कांग्रेस सरकारों द्वारा घुसपैठ को एक तरह से आमंत्रित किया गया और उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया, अब उस घुसपैठ पर कड़ा प्रहार हो रहा है और उस घुसपैठियों को चुन चुनकर हम चिन्हित भी करेंगे और उनको डिकोड भी करेंगे और इस देश में अपने संसाधनों का उपयोग उनको नहीं करने देंगे। जहां तक उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी की बात है, ये कोई भी जब राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्र नीति से जुड़ा मुद्दा होता है तो लगातार ये उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा तो सेनाओं के शौर्य की जहां सराहना होनी चाहिए थी वहां ये सबूत की मांग कर रहे थे। इसी तरह से अनेक मुद्दों पर जो राष्ट्र से जुड़े मुद्दे हैं, सेना से जुड़े मुद्दे हैं, देश से जुड़े मुद्दे हैं, उसमें कहीं न कहीं घुसपैठियों के, उसमें कहीं न कहीं बांग्लादेशियों के, रोहिंग्याज के स्लीपर सेल के रूप में काम करते हैं। नहीं, अब वो अवधेश जी और सपा के प्रवक्ता अभी बोल कर गए हैं कि आप लोगों की कार्रवाई हाथी के दांत जैसी है, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। देखिए, मैंने कहा कि अब ये कार्रवाई घुसपैठ पर केंद्रित होकर के हो रही है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के सदन में योगी जी ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, उसको करके दिखाया। और उसी तरह से जिस प्रकार से शहरों के अंदर सुविधा में किसी अन्य माध्यम से ये लोग पश्चिम बंगाल से अपना पता बदल करके यहाँ पर आए, अब उनको चिन्हित करके एक एक को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और उनको उनके देश भेजा जाएगा। और इस देश के जो नागरिक अधिकार हैं वो इन्हीं लोगों के लिए है। सुरेंद्र स्वामी जी, सुरक्षा के लिए जो लोग खतरा बने हुए हैं उनसे सरकार सख्ती से निपटेगी। ठीक है सुरेंद्र स्वामी जी, अगर ये जनता एनआरसी, हम इसको जनता एनआरसी कहते हैं, जो अपील मुख्यमंत्री जी ने की है, और सुदर्शन न्यूज वर्षों से जो है जनता एनआरसी की बात करता रहा, जब एनआरसी की चर्चा भी देश में नहीं हो रही थी तब से। एनीवेज, अगर ये जनता एनआरसी लागू होता है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की अपील के बाद संभवतः ये लागू भी हो, लोग जो है इस प्रकार की चीजों में इंटरेस्ट दिखाना शुरू करें, तो सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा? इन घुसपैठियों, रोहिंग्या के नेटवर्क को, या वर्षों से इन्हें पाल पोस रहे उन दलों को? ये समझना आपसे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई दल ऐसे हैं जिनका मैं नाम यहां कोट नहीं कर सकता, वो चुपचाप संरक्षण दे रहे थे। आशीष जी, दोनों बातें हैं। एक तो यह है कि इनको पॉलिटिकल संरक्षण तो है ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है।
दूसरी बात है कि इस देश में तो इतनी ईमानदारी है कि आप किसी की फोटो लगा के किसी का कार्ड बना लीजिए। बिल्कुल। तो उसमें भी जो समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के भी लोग हैं, अगर वो इनको संरक्षण, फिर इनको जो नौकरी दे रहे हैं उसमें भी हिंदू समाज के लोग हैं, जिनको व्यवसाय में रख रहे हैं बहुत हिंदू, क्योंकि जब 80% हिंदू हैं तो ये माना जाएगा कि इन लोगों को जो पाल रहे हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं पाल रही हैं, इनको हिंदू भी पाल रहा है। बिल्कुल। और ये कोई नई बात नहीं है। अगर हिंदू अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर देश हित में पहले सोचता तो क्या कभी यहाँ पे मुगल आते, क्या कभी अंग्रेज आते? तो वो विषय नहीं है। विषय अब ये है कि जब इनको यहाँ से निकाला जाएगा तो दो लोगों को परेशानी होगी। एक तो खुद रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए जो यहाँ पे आए हैं, क्योंकि उनको देश छोड़ के जाना पड़ेगा और अपनी नए तरीके से उनको अपना जीवन जहाँ भी भेजे जाएंगे वापस बांग्लादेश या म्यांमार, वहां इनको अपना फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। मजेदारी ये देखिए आप कि ये कोई भी 56 इस्लामिक देश है वहां नहीं जाते। ये हाँ बिल्कुल सही बात है। वो दूसरे ही, क्योंकि ये इनकी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि आप सामाजिक डेमोग्राफी चेंज कीजिए, सामाजिक असंतुलन बनाइए और वहां पे इस्लाम की स्थापना के लिए कार्रवाई कीजिए। और दूसरा, उन पॉलिटिकल पार्टीज को तो सीधा सीधा नुकसान होगा। जो पॉलिटिकल पार्टी, जैसे जैसे हिंदू जागरण होगा, जैसे जैसे हिंदू सतर्क होगा, वैसे वैसे ये जो पार्टियां जो मुस्लिम वोट पर सरकारें बनाती रही हैं, जो इनका वोट बैंक है, उनको सबसे बड़ा नुकसान होगा। और बिहार में आपने देख लिया है इसका सीधा सीधा रिजल्ट। तो उसी रिजल्ट के चलते ये स्थिति यहाँ बनेगी, क्योंकि उनके वोटर कम हो जाएंगे, उनके सपोर्टर कम हो जाएंगे। तो SIR और इस घुसपैठिए में दो फर्क हैं, ये भी हमें समझना चाहिए। SIR सिर्फ जो वोटर है 18 साल से अधिक उम्र का, सिर्फ उसी को निकाल सकता है आइडेंटिफाई करके। लेकिन ये जो पहचान घुसपैठियों की चल रही है भारत में, अवैध घुसपैठियों की, उसमें पूरा परिवार निकाला जाएगा। ठीक। तो वहां जहां 4 आदमी जाएंगे, यहाँ पे 4 आदमियों का पूरा 30-40 आदमियों का परिवार निकाला जाए। ठीक। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो उत्तर प्रदेश के या पूरे देश में सभी नागरिक इस पर ध्यान दें और इनको पाले नहीं अपने पैसे से। ठीक है, आप बने रहेगा हमारे साथ। DGP साहब हैं, पूर्व DGP हमारे साथ द्विवेदी जी। ये घुसपैठियों से जुड़े स्लीपर सेल और जो ये फर्जी डॉक्यूमेंट गैंग हैं, जो एक सेकंड में आधार कार्ड बना देते हैं, आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए फर्जी डॉक्यूमेंट वो बनकर तैयार हो जाते हैं, क्या यूपी की सुरक्षा के लिए, अगर मैं यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात करूं सर, तो क्या ये यूपी की सुरक्षा के लिए वास्तविक और तत्कालिक खतरा बन चुके हैं, ये मान लिया जाए, इसलिए बहुत आवश्यकता है इस प्रकार के एक्शन की? निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं जी। जो आप कह रहे हैं यूपी के लिए खतरा, मैं उस बात से सहमत हूँ, लेकिन सच्चाई यह न केवल यूपी बल्कि भारत देश के लिए खतरा है। तो ये जो फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पहचान पत्र बना दे रहे हैं, ये तो स्वार्थी लोग हैं। थोड़े से पैसों के लिए देश विरोधी बहुत बड़े अपराध में ये लोग लिप्त हो रहे हैं। हालांकि ये प्रदेश की STF और संस्थाएं ऐसे लोगों की भी काफी पहचान कर ली है जो फर्जी तरीके से आधार कार्ड, वोटर कार्ड वगैरह बना दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन इससे पूरे देश को लाभ होगा, देश की सुरक्षा को लाभ होगा। अच्छा द्विवेदी जी, मैं आपको इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूं सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, हमारी पुलिस उत्तर प्रदेश की, क्योंकि मुद्दा आज उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश की पुलिस, हमारी इंटेलिजेंस क्या सक्षम है कि हम इतने बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर इस प्रकार के फर्जी डॉक्यूमेंट गैंग, फर्जी घुसपैठिया, रोहिंग्याओं को एक्सपोज कर सकते हैं, पकड़कर सामने ला सकते हैं, अगर सरकार छूट खुली देती है तो? द्विवेदी जी। बिल्कुल सक्षम उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की इंटेलिजेंस इस कार्य को अच्छी तरह से करने के लिए, अच्छा परिणाम देने के लिए बिल्कुल सक्षम है। एक बात इसी में जोड़ना चाहेंगे जी सर, राज्य की मशीनरी मतलब पुलिस प्रशासन की ताकत बढ़ जाती है जब इस कार्य में देश के नागरिक, प्रदेश के नागरिक पुलिस को, प्रशासन को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग प्रदान करते हैं, तो पुलिस की मशीनरी की ताकत बढ़ जाती है। जैसा कि आपने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी नागरिकों से अपील किए हैं। यह अपील बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको
मतलब इसका असर ये होगा कि प्रदेश में आज अगर 25 करोड़ नागरिक हैं, तो ये नहीं कि 25 करोड़ के सभी लोग मशीनरी से सहयोग करेंगे, लेकिन अगर 25 करोड़ में 1 करोड़ या 2 करोड़ नागरिक भी पुलिस को, व्यवस्था को सहयोग प्रदान किए तो बहुत बड़ा होगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। अगर अब मेरे घर के बगल में मुझे कोई संदिग्ध दिखता है तो मुझे नजदीकी थाने में उसके बारे में जाकर बताने में हेजिटेशन नहीं होगी, क्योंकि ऊपर से ही निर्देश दे दिए गए हैं, मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए हैं, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण लगता है मुझे। द्विवेदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई झिझक नहीं होगी। दूसरी बात, इसी में आपकी बात को मैं विस्तार दे रहा हूं, प्रदेश की मशीनरी तो प्रदेश के राजनीतिक मुखिया यानी मुख्यमंत्री के निर्देश, उनके निर्देश के हिसाब से काम करती है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की मशीनरी को निर्देश दे दिए हैं, नागरिकों से अपील कर दिए हैं, तो नागरिक बहुत आसानी से बिना थाने गए केवल अपने घर पर बैठे या कहीं से भी मोबाइल फोन से पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दे सकता। वो सूचना पर पुलिस कार्य करेगी और बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ओके ओके, एक छोटी सी प्रतिक्रिया अवधेश जी की लूंगा मैं। क्या अवधेश जी, ये मान लिया जाए कि अब उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पर जनता एनआरसी लागू होने जा रहा है, जो इशारा सीएम ने किया है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की जो सरकार ठान लेती है उसको करके दिखाती है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब नारा दिया विकास भी, विरासत भी और कानून का राज भी, तो तीनों को स्थापित करके दिखा दिया। जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने नारा दिया गरीब कल्याण का, तो गरीब कल्याण करके भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिखाया। अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, उत्तर प्रदेश के अंदर दीपोत्सव होते हैं। अब उत्तर प्रदेश के अंदर सामाजिक सामरसता है, अब उत्तर प्रदेश के अंदर सामाजिक सौहार्द है। जो दंगे होते थे उसको काबू में करने का काम और माफियाओं को कुचलने का काम उत्तर प्रदेश की शानदार सरकार ने किया है। इसी तरह घुसपैठ के भी मुद्दे पर। ठीक है सर, मेरे पास समय सीमित था, मैं आभार जताना चाहूंगा, आप सभी ने समय दिया। स्वामी जी, द्विवेदी जी, आपने समय दिया, अपना कीमती, बहुत आभार सर आपका। अवधेश जी, आपका भी बहुत आभार सर, समय देने के लिए, जुड़ने के लिए सुदर्शन न्यूज पर। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार घुसपैठियों पर सर्जिकल स्ट्राइक वाले मोड में है, ये कहना अब गलत नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के नाम एक खुला पत्र लिखा है। इसकी आज हम बात कर रहे थे। प्रदेशवासियों से अपील की है कि घुसपैठियों की पहचान करिए, पकड़ने में प्रशासन का सहयोग करिए। सीएम ने स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश की सुरक्षा अब सामूहिक जिम्मेदारी है। इस डिबेट में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।